We will discuss the term 1 2022 paper. It was MCQ paper. There were total 55 questions. All were the MCQ. So first of all of you solve yourself, then you go for the solution. So पहला सवाल है, a negatively charged object X, एक object X है जिस पे चार्ज है नेगेटिव, is repelled by another charged object Y. ऑब्जेक्ट Y पे नेगेटिव चार्ज है. वी ऑल इंटेलिजेंट, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट. तो Y पे अपने नेगेटिव चार्ज दे दिया. हाउएवर ऑब्जेक्ट Z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट Y. अब ध्यान से देखो, Z और Y में अट्रैक्शन है तो हमें पता है दो बातें हो सकती है, या तो Z पे पॉजिटिव चार्ज हो या Z पे न्यूट्रल चार्ज हो. दोनों पॉसिबिलिटी बनती है. ये हमने इंडक्शन के कंसेप्ट में पढ़ ही लिया. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट Z? पॉजिटिव चार्ज ओनली पॉजिटिव चार्ज लिखा है तो देखो ये डाउटफुल है. पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. नेगेटिव चार्ज कोई चांस ही नहीं है. न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है. एंड न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज ऑप्शन डी हो ही नहीं सकता. तो ए और सी, और आपको पता है न्यूट्रल और पॉजिटिव दोनों नेगेटिव से अट्रैक्ट होते हैं, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फेयर आर स्प्रेड इनटू ए चैम्बर एंड बिकम चार्ज विद 3. एक स्फेयर में चार्ज है 3, एक पे चार्ज है आपका 5e, एक पे चार्ज है -3. ये आपको दे रखा है. ऑल ऑफ द 3 स्फेयर केम इन कॉन्टैक्ट. इन तीनों को आपने टच कर दिया फॉर ए मोमेंट. ठीक है. एंड देन सेपरेटेड. अब आपने इनको अलग अलग कर लिया. तो वी ऑल इंटेलिजेंट, वी ऑल नो वेरी वेल, टोटल चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट. यहाँ पे टोटल चार्ज इनिशियली कितना था? 3 -3 कैंसिल हो गया, तो इनिशियली टोटल चार्ज कितना था? 5e. तो ऑफकोर्स फाइनली भी इन तीनों का जो नेट सम होगा टोटल चार्ज वो कितना रहना चाहिए? 5e. ओके. अब आप यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 में 5 5 10 10 - 4 इज 6, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता. ऑप्शन बी 6 6 12 12 - 7 5, परफेक्टली बी सही लग रहा है. ऑप्शन सी तो 3.5 5.5 आ गया. ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी 100% इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए. ऑप्शन सी गलत हो गया. ऑप्शन डी 7 5 12 12 - 8 4, ये भी नहीं होगा. तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन बी. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. एन ऑब्जेक्ट हैज द चार्ज ऑफ 1 कूलम. इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है 1 कूलम एंड गेन 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसमें? 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नया चार्ज जो डेवलप होगा कितना होगा? नेगेटिव. जाते तो पॉजिटिव. तो नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज कितना है? 1 कूलम तो ऑलरेडी था, अब नेट कितना है? नेगेटिव आया. तो Q इक्वल टू -ne. अगेन आई एम रिपीटिंग, माइनस क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो -n के लिए क्या लिखूंगा मैं? 5 × 10⁻18, और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19. ये बात आपको पता है. तो व्हेन यू विल सॉल्व इट, 5 × 1.6 दैट इज 8 × 10⁻1, और माइनस तो आगे आ जाएगा. तो अल्टीमेटली दिस वैल्यू इज -0.8. अब 1 कॉलम ऑलरेडी था और इस पे -0.8 आ गया, तो यू विल सॉल्व इट, इट विल बी +0.2. तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन डी. ठीक है. अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. किरचॉफ्स फर्स्ट रूल समेशन I इक्वल टू 0 एंड सेकंड रूल समेशन IR इक्वल टू समेशन E वेयर द सिंबल्स ऑफ द यूजुअल मीनिंग आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन. अब ये तो थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन है. जो सम ऑफ चार्ज इक्वल टू 0, ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो ये तो किस पे बेस्ड हो गया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और सम IR इक्वल टू सम E, ये किस पर डिपेंडेंट है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो कंजर्वेशन मोमेंटम हो नहीं सकता. तो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए, तो बी भी नहीं हो सकता. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मोमेंटम, ये भी नहीं हो सकता. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी इज ट्रू. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय द 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब. ये बल्ब है आपके पास, जस्ट अ सेकंड. इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय 220 वोल्ट, 100 वाट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड 110 वोल्ट. अब सप्लाई कितनी दे रखी है आपने इसको? 110 वोल्ट. अब आपको पता है 220 वोल्ट की सप्लाई होती है तो 100 वाट से ग्लो करता है. सप्लाई डाउन होगी तो पावर भी डाउन हो जाएगी, ये बात आपको पता है. लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बेसिक फॉर्मूला क्या हमारे पावर का? P इक्वल टू V² R. तो V² की क्या लिखेंगे? 110 × 110. अब रेजिस्टेंस जो कंपनी ने बल्ब बना के दिया वही रेजिस्टेंस रहेगा. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? V² P.
बी की जगह लिखेंगे हम 220 इंटू 220 अपॉन 100, दिस इज 220, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 22 इंटू 22 वी ऑल नो वेरी वेल इट इज़ 484, तो यहाँ पे हम रखेंगे 484। सो 11 से अब आप इसको काटोगे, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, फिर 11 से काटोगे, 11 4 जा 44, ऊपर बच गया 100 डिवाइडेड बाई 4, यू विल सॉल्व इट, व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट द 25 वॉट। राइट आंसर इज द क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the negative temperature coefficient? We know the formula RT equal to R0 1 plus alpha T। ये हमने न्यूमेरिकल खूब सारे किए हैं इसमें। अब मेटल का सवाल आ गया तो मेटल का तो अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव, तभी तो मेटल पर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो मेटल का तो अल्फा क्या हो गया? पॉजिटिव, लेकिन सेमीकंडक्टर का क्या होता है? नेगेटिव, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। एंड सेमीकंडक्टर का अल्फा क्या होता है? नेगेटिव, तो ऑप्शन सी सही लग रहा है। मेटल एंड अलॉय, मेटल का पॉजिटिव, अलॉय का भी पॉजिटिव होता है, तो अल्टीमेटली राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन सी। ओके, आगे चलते हैं। देखो, टू वायर कैरिंग करंट I1 I2 लाई वन स्लाइटली अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर है, क्रॉस नहीं है, एक वायर ऐसा रखा तो उसके जस्ट ऊपर दूसरा वायर है, इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर, यानी कि अपनी कॉपी में मान लो ये दोनों वायर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, टच नहीं है। द रीजन ऑफ द वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, अभी समझने वाली बात है, वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, यानी पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए और स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, और 4 रीजन है, 1 2 3 4। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं वायर I1 को इधर बनाऊँ तुम्हारे समझाने के लिए, I1 को इधर मैं राइट हैंड रूल लगाता हूँ, तो नीचे की तरफ तो क्या आ रहा है? क्रॉस, ऊपर की तरफ क्या आ रहा है? डॉट। ये बात आपको फील होगी सबको, यानी I1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है डॉट, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है डॉट, और यहाँ पे I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है क्रॉस, यहाँ पे I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है क्रॉस। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं I2 देखता हूँ, अगर मैं I2 इस तरह करंट जा रहा है तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, इस साइड के अंदर क्रॉस आएगा, इस साइड में डॉट आएगा, वही राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, यानी कि इस वायर के इधर B2 की वजह से आप क्या लिखोगे? क्रॉस, इधर भी आप B2 की वजह से क्या लिखोगे? क्रॉस, इधर भी B2 की वजह से क्या लिखोगे आप? डॉट, इधर भी B2 की वजह से क्या लिखोगे आप? डॉट। अब सवाल क्या कर रहा है? अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखो, यहाँ पे अपवर्ड एक है, दूसरा नीचे, ये तो कट गया, यहाँ पे दोनों डाउनवर्ड है तो ये हो ही नहीं सकता, यहाँ पे भी एक ऊपर एक नीचे, ये भी कट गया, और यहाँ पे B1 B2 दोनों का अपवर्ड है, तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, दिस इज अ सेकंड रीजन। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पीयर एंड 10 एम्पीयर आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, द फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो, we know the formula for the force per unit length is given by mu naught I1 I2 upon 2 pi r। mu naught की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 4 pi इंटू 10⁻⁻⁷, I1 की जगह 4 एम्पियर, I2 की जगह 10 एम्पियर अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर, डिस्टेंस कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे क्या लिखोगे? 2.5 इंटू 10⁻⁻²। सो फाइनली विल सॉल्व इट, 2 पाई से इसको काटा तो ऊपर 2 बच गया, फिर आपका क्या बचा? देखो 10⁻⁻² ऊपर चला गया, 10⁻³ हो गया, यानी ये 2 और ये 4, ये क्या बच गया आपका? 8 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2.5, ये आपका बच गया, है ना। अब आप डिवाइड करने की कोशिश करो, 25 3 जा 75, यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑफकोर्स ऑप्शन डी इज द ओनली ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ एन एमीटर बी यूज इन प्लेस ऑफ द वोल्टमीटर, अगर आपने सर्किट में वोल्टमीटर की जगह एमीटर लगा दिया, देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर है। अब देखो, सबसे पहली बात तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अब अगर आप वोल्टमीटर हटा के एमीटर लगा रहे हो तो पक्का एमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना ही पड़ेगा, और एमीटर का रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? व्हेन वी कनेक्ट द हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज B1, यानी B1 की वैल्यू में दे रखी है μ0I अपॉन 2r। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन एक्सिस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज B2। वी ऑल नो B2 का फॉर्मूला क्या होगा? μ0I r² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? r, तो x की मैं क्या रखूँगा? r, तो प्लस r² की पावर 3/2, आगे फिर रिड्यूस कर लो इसको, सो इट इज़ μ0I r² अपॉन 2, ये क्या हो गया आपका? 2r² की पावर 3/2।
फर्दर वी विल रिड्यूस इट, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया आपका आर क्यूब. सो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द B2? B2 इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2 की पावर 1 यहाँ पे है और 3/2 यहाँ पे है, तो 1 प्लस 3/2, ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल, 2 प्लस 3, 2 की पावर 5/2 एंड नीचे एक आर बच गया क्योंकि ऊपर आर स्क्वायर था. ठीक है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ अपन B1/B2 में वैल्यू पुट करते हैं, तो आगे हम कैलकुलेट करते हैं इसको. देखो B1 की जगह तो आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2R और B2 की जगह आपका आ गया म्यू नॉट आई 2 की पावर 5/2 इंटू आर. ठीक है, अब क्या क्या कट रहा है, म्यू नॉट आई डायरेक्ट गया, आर डायरेक्ट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 2 की पावर 5/2 तो ऊपर बच गया और नीचे बच गया 2 की पावर 1. तो फाइनली वी विल सॉल्व इट. व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 2 की पावर 5/2 माइनस 1. ओके, यानी 2 की पावर 5 माइनस, यू विल सॉल्व इट. इधर मैं वैसे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, आप इधर देख लो, 5/2 माइनस 1, तो 2 एलसीएम ले लिया, 5 माइनस 2, तो क्या आ गया 2 की पावर 3/2. तो राइट आंसर दिस प्रॉब्लम विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 2√2. ओके, आगे देखो. अब देखो क्वेश्चन 11 पे मैंने रिवाइज लिखा है, तो इसको बार बार रिवाइज करना है ना टाइम मिलने पे. देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलोनॉइड ऑफ 600 टर्न इज गिवन बाय 108 मिली हेनरी. सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल हैविंग 500 टर्न, नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे 5, यानी N1 से N2 हो गया 500 टर्न. ओके, विद द सेम लेंथ. अब सेम लेंथ का है, सेम रेडियस एंड सेम मीडियम विल बी. अब आपको इसका आंसर कैलकुलेट करना है, तो देखो इसको ध्यान से. अब देखो यहाँ पे एक तो कन्फ्यूजन तुम्हें हो सकता है कि तुम सोलोनॉइड को अलग चीज़ समझो, कॉइल को अलग चीज़ समझो. एक कॉइल ही तो सोलोनॉइड होती है, कॉइल में खूब सारे टर्न होते हैं, बेसिकली वो सोलोनॉइड बन जाती है, तो दोनों बेसिकली सोलोनॉइड है. और सोलोनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, L इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L. ठीक है, म्यू नॉट तो सबको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. A इज द एरिया एंड L इज द लेंथ. अब सेम लेंथ है, सेम रेडियस है, लेंथ सेम है, रेडियस सेम है, तो आपका एरिया भी सेम रहेगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे, L इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर. तो पहली बार इंडक्टेंस कितना है 108 इज प्रोपोर्शनल टू 600 स्क्वायर. दूसरी बार इंडक्टेंस कितना है निकालना है, इज प्रोपोर्शनल टू 500 का स्क्वायर. तो फाइनली हम उसको सोल्व करेंगे, तो वी विल गेट 108 अपॉन L इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 5. तो L की वैल्यू कितनी आ गई 108 इंटू 25 अपॉन 36. तो अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, एक सेकेंड. सो यू विल कैलकुलेट L इज गिवन बाई 75 milli Henry. So option D is the correct answer of this problem. Now we move to the question number 12. The RMS current in the circuit connected to 50 Hz AC source, frequency आपको दे रखी 50 Hz and IRMS is given to you 15 ampere. The value of the current in the circuit after this time, after the instant the current is 0. पहले करंट 0 थी, तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. अब आई नॉट की वैल्यू क्या होती है IRMS√2. IRMS कितना हो गया 15 इंटू √2, ये तो हो गया आपका आई नॉट. देन साइन ओमेगा क्या होगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 और टाइम कितना है 1/600. ओके, सो इट इज़ गिवन बाई 15√2 साइन. अब यहाँ पे देखो ये हो गया, ऊपर पाई तो बच गया एक तरफ, 50 इंटू 100 नीचे 600, तो कितना हो गया π/6. सो इट इज़ 15√2 साइन π/6. साइन π/6 का मतलब कितना हो गया साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री मतलब 1/2. तो फाइनली यू विल सॉल्व, इट इज़ 15/√2. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 15/√2. ओके, चलो आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. इन ए सर्किट द फेज डिफरेंस विद द अल्टरनेटिंग करंट एंड सोर्स इज π/2. वी ऑल नो प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटी के सवाल में फेज डिफरेंस कितना आता है π/2. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, अब देखो भैया ध्यान से करना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट ऑफ द सर्किट. ओनली सी, ये तो हो सकता है, ओनली एल, ये भी हो सकता है, एल और सी ये भी हो सकता है, एल एंड आर दोनों नहीं हो सकते. अकेला एल तो हो सकता है, लेकिन आर के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो कोई फेज डिफरेंस ही नहीं होगा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट, ऑप्शन सी कैन नॉट बी. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. The electric potential V at any point x, y, z is given by V equal to 3x square, where x in meter, V in volt. The electric field at the point 1, 0, 2. अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स. सो अब यहाँ पे x का फंक्शन इसलिए डेल वी बाई डेल एक्स कर दिया, y का होता तो डेल वी बाई डेल वाई कर देते. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओनली x कंपोनेंट होगा क्योंकि x ही दे रखा है यहाँ पे. तो -3 और डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया? 2x. तो बेसिकली कितना आ जाएगा? -6x. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Which of the following diagram correctly represent the electric field between two charged plate if a neutral conductor is placed in between the plate? अब देखो दो चार्ज प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है. ऊपर प्लस चार्ज है, नीचे वाले में माइनस चार्ज है. अब इसके बीच में न्यूट्रल कंडक्टर लगोगे तो एक तो आपको पता है कि इंडक्शन हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा. ये बात तो आपको फील हो रही होगी. यानी जो भी लाइन्स यहाँ से स्टार्ट होगी पक्का यहाँ पे जाके टर्मिनेट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ टर्मिनेट होगी, यहाँ जाके यहाँ टर्मिनेट होगी. अब ये प्लस है, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, पॉजिटिव स्टार्ट होगी नेगेटिव टर्मिनेट होगी. इस तरह से आपकी सिचुएशन चलेगी. ये बात समझ में आ गया. और अगर बड़ी प्लेट है तो जो प्लस है और नीचे माइनस है तो डायरेक्ट सीधी सीधी गिर जाएगी. ऊपर प्लस है नीचे माइनस है सीधी सीधी गिर जाएगी. तो अब ध्यान से देखो तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वाली पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही. ऑप्शन बी पक्का स्फेयर पे कुछ ना कुछ आना चाहिए था, यहाँ कुछ नहीं आया तो ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा. ऑप्शन सी ये तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ चलेगी. तो अगर आप ध्यान से देखो रिजेंबल तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 15. ए वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी. एक कैपेसिटर जो वेरी कर रहा है इट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी. रिवाइज इसका मतलब सवाल को आपको बार बार करना है. इफ इट्स कैपेसिटी इज चेंज फ्रॉम 2 माइक्रोफेरेड यानी C1 की वैल्यू कितनी थी? 2 माइक्रोफेरेड और C2 की वैल्यू कितनी हो रही? x माइक्रोफेरेड. द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज दिस. तो देखो इनिशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी लिखूंगा मैं? हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर. फाइनल एनर्जी क्या लिखेंगे आप? C2 इंटू वी स्क्वायर. बिकॉज वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा तो वी तो वही रहेगा. तो डिक्रीज कितना हो गया? U1 यू इनिशियल माइनस यू फाइनल. हाफ C1 माइनस C2 इंटू वी स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू अस 2 इंटू 10⁻⁻² जूल. सो ये 2 उधर चला जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा. तो C1 माइनस C2 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन वी स्क्वायर. वी स्क्वायर मीन्स 200 इंटू 200. तो C1 की जगह लिखूंगा 2 माइक्रोफेरेड माइनस C2 की जगह x माइक्रोफेरेड इज गिवन बाई, यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया 10⁻⁻6. और 10⁻⁻6 ध्यान से देखो तो क्या होता है? 1 माइक्रोफेरेड. बस यहीं थोड़ा सा तुम लोग मिस्टेक कर सकते हो जल्दबाजी में. ये कितना हो गया? 1 माइक्रोफेरेड. तो अब x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2 माइनस 1 यानी 1 माइक्रोफेरेड. तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन ए दैट इज 1 माइक्रोफेरेड. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड. वही करंट निकालना पहले तो, फिर I इक्वल टू Q/T कर देंगे. तो करंट कितना हो गया? V अपॉन R. V कितना है? 200. R कितना है? 100. I की वैल्यू कितनी होगी? 2. और I की वैल्यू कितनी होती है? Q अपॉन T. तो 2 इक्वल टू Q. Q की जगह क्या लिखोगे आप? N. और T तो क्या 1 सेकेंड लिखो नहीं लिखोगे, फर्क नहीं पड़ेगा 1 को. आपको तो N निकालना है तो N की वैल्यू कितनी होगी? 2 अपॉन E. E इज गिवन बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अब हमारा आंसर इस फॉर्मेट में हमें सेट करना है. तो वी कैन से 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻+19. अब 2 को हम लोग 1.6 से डिवाइड कर लेते हैं. तो डिवाइड करके देखो इसको. तो 2 डिवाइडेड 1.6 कितना बताया? 1.25 एट 10⁻19 एज इट इज. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए दैट इज 1.25 10⁻19. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. द इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज LCR सर्किट. अब देखो LCR सर्किट आपको पता है, इधर तो क्या होता है आपका R, यहाँ पे क्या होता है आपका XL, यहाँ पे क्या होता है XC. तो XL भी बड़ा हो सकता है, XC भी बड़ा हो सकता है. सपोज मैंने XL को बड़ा मान लिया तो रिजल्टेंट इधर क्या आ गया? XL माइनस XC. इधर क्या आ गया? R. इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा Z. उसकी वैल्यू क्या आएगी? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. तो राइट आंसर इज गिवन बाई ऑप्शन डी. ठीक है.
When an alternating voltage E equal to E naught sin omega t is applied to a circuit, a current flows through it. The average power. अब देखो सबसे बड़ी बात तो इस सर्किट कौन सा है, आप ध्यान से देखो, मैंने आपको दो चीज़ सिखाई थी, CCL और IPL। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। तो यहाँ कौन लीड कर रहा है, करंट। कितना लीड कर रहा है, π/2। तो पक्का कैपेसिटर का सवाल है, ये बात समझ में आ गया। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, अब प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में एवरेज पावर कंजम्पशन कितना होता है, 0। तो 19 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, ए करंट कैरिंग वायर केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। अब देखो वायर में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB sin थीटा। अब फोर्स मैक्सिमम कब होगा, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, बिकॉज थीटा 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ये तो हो ही नहीं सकता, थीटा 0 होता है, साइन 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, अब पता है साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो ये हमेशा 1 से कम ही होगी, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। साइन 60 ऑल्सो √3/2, ये भी 1 से कम है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन ए। ओके, 21 रिवाइज, इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे सवाल को। द वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज LCR इज गिवन बाय दिस, यानी कि ये आपका L है, ये C है और ये R है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है आपका 20 वोल्ट, इंडक्टर के अक्रॉस है आपका 15 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस है आपका 30 वोल्ट, और ये आपका AC सर्किट है ना, ये आपका सवाल है। द रिजल्ट वोल्टेज, अब ध्यान से देखो, जब फेजर डायग्राम सोचो, यहाँ तो क्या आ जाएगा VR, इधर क्या आएगा आपका VL, इधर क्या आएगा VC। सारी वैल्यू रखो, VR की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट, VL की वैल्यू कितनी है 15 वोल्ट, VC की वैल्यू कितनी है 30 वोल्ट। यानी इसको फर्दर आप सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, इधर तो आ गया 20, ऊपर नीचे 30, ऊपर 15, तो 15, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आ जाएगा, √20² प्लस 15², यानी √2 2 जा 400, 15 15 225, इट इज √625, √625 इज 25 वोल्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इन ए DC सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इनसाइड द बैटरी आउटसाइड द बैटरी। सपोज मैं एक DC सर्किट का सवाल बना लेता हूँ, ये मेरी एक DC बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी, तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होती है हमारी, है ना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये सारे आंसर है हमारे इनसाइड द बैटरी के, और ये सारे आंसर है आउटसाइड द बैटरी। तो आउटसाइड तो करंट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए कट गया। पॉजिटिव नेगेटिव ये पूरा बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव ये पूरा बन रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव ये कट गया, ठीक है। इनसाइड करंट कहाँ चल रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इनसाइड का ऑप्शन पॉजिटिव नेगेटिव ये गलत हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने रिवाइज लिखा, तो एक बार आप इस सवाल को रिवाइज करेंगे करने के बाद। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2q, एक पॉइंट चार्ज 2q है, एट ए डिस्टेंस r इज e, यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है e। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस है r है, विद टोटल चार्ज को गिवन है q, एट ए डिस्टेंस r/2। अब r/2 ध्यान से देना, यहाँ पे क्लियर लिखा r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी r/2 कहीं ना कहीं यहाँ कहीं है, ये मान लो ये डिस्टेंस r/2, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने लिख ली E डैश। ये बात आपको समझ में आ गया। तो देखो E की वैल्यू तो क्या हो गई आपकी, पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/r², K Q की जगह क्या आ गया 2Q/r²। अब E डैश की वैल्यू लिख रहा हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द E डैश। अब बहुत दूर जाओगे तो ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ना, तो आपको बता रखा जब भी सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग स्फीयर हो, व्हेन यू आर फार अवे इट विल बिहेव लाइक द पॉइंट चार्ज। तो भी आप क्या लिखोगे, KQ/r², r² क्या लिखोगे r/2 का होल स्क्वायर, सो इट इज r²/4। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 E डैश अपॉन E इज गिवन बाई KQ/r², KQ/r², ये तो कट गया, यहाँ पे आ गया 4, नीचे आ गया 2, तो E डैश की वैल्यू कितनी हो गई, E डैश इज गिवन बाई 2 इंटू E। तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 2 इंटू E। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस, अभी सिलेबस में नहीं बट नॉलेज के लिए आप कर लो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको गिवन है BH, इट इज गिवन बाय 0.2 इंटू गॉस, 0.2 गॉस, एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज गिवन बाय 0.4 गॉस। एंगल ऑफ डिफरेंस, एंगल को मानने वाले थीटा है। ओके, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थीटा। अब देखो
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बी एच? बी एच इज गिवन बाई बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? बी एच अपॉन बी, बी एच कितना है 0.2, 0.4, ये क्या है 1/2, कॉस थीटा 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, बिकॉज कॉस 60 कितना 1/2, तो राइट आंसर इज गिवन बाई ऑप्शन सी, दैट इज 60 डिग्री. ओके. द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल चेंज फ्रॉम 7 एम्पियर टू 3 एम्पियर, यानी I1 आपका कितना था 7 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी होगी 3 एम्पियर, और कितने टाइम में चेंज हो रहा है 0.04 सेकेंड में. द म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज गिवन बाई 0.5 हेनरी. इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF कितना होगा? क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? E इक्वल टू एम di/dt. इज द इंड्यूस्ड EMF, M की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 इंटू DI, DI में चेंज करना 7 - 3 4, कितने टाइम में चेंज हो रही 0.04. ओके, तो बेसिकली ये चला गया 4 से, तो या ऐसे कर लो 4/2 इंटू 4 इंटू ऊपर आ गया 100, तो 4 से 4 कट गया, तो 2 से आता तो आंसर क्या है 50. तो राइट आंसर क्वेश्चन 25 इज ऑप्शन ए, दैट इज द 50 वोल्ट. ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन. पहले शीट कैसे रखी देखो, अगर मैं कहता हूँ ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये मेरा है वाई एक्सिस, और ये मेरा जेड एक्सिस, ठीक है. अब मेरी एक शीट पड़ी है विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, तो मैं मान लो शीट कुछ इस तरह से रखी हुई मैंने, इट इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है. एट जेड इक्वल टू ए, ये जेड की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ए. ओके, द एक्स वाई प्लेन एट जेड इक्वल टू ए, ठीक है जी. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई डॉट डी एस, यानी ई ए कॉस थीटा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको क्या दिख गई, दैट इज सी जेड स्क्वायर के कैप डॉट एरिया वेक्टर. आप ध्यान से देखना, इस जो स्क्वायर जो है ये शीट है, इसकी साइड कितनी रखी ए, ये बात समझ आ गया. तो एरिया तो कितना हो गया ए स्क्वायर. अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, अगर ये एक्स वाई प्लेन में तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन होगी, या तो के कैप को होगी या माइनस के कैप होगी, दो ही ऑप्शन है. माइनस का तो आंसर है नहीं, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा के कैप. अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी के कैप में, एरिया वेक्टर भी के कैप में, तो कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा कॉस जीरो. कॉस जीरो कितना होता है मेरा 1, और के डॉट के क्या होता है मेरा 1, तो बेसिकली कितना हो गया सी जेड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. और जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको ए, तो क्या लिखोगे सी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो अल्टीमेटली इट इज सी ए की पावर 4. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ए की पावर 4 इंटू सी. Three charges Q minus Q and Q naught are placed as shown in the figure. The magnitude of the net force on the Q naught at point O. देखो Q naught को ये वाला Q तो छोटा लेगा, हाँ ये वाला Q तो इधर रिपेल करेगा, और Q naught को ऊपर वाला Q अपनी तरफ खींचेगा, वो पॉजिटिव है. लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, Q naught है, Q naught है, डिस्टेंस सेम है, तो यानी ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों सेम है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा F√2, बिकॉज दोनों 90 डिग्री पे. ये बात आपको समझ में आ गई. अब F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इंटू √2, तो √2 के Q नॉट अपॉन ए स्क्वायर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. A +3 nanocoulomb charge Q is initially at rest at a distance R1 equal to 10 cm from a 5 nanocoulomb charge Q fixed at the origin. ओरिजिन पे एक चार्ज Q है, वो फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू 5 नैनोकूलम यानी 5 × 10⁻⁻9 कूलम. और ये जो चार्ज है कैपिटल Q, इसकी वैल्यू है 3 नैनोकूलम यानी 3 × 10⁻⁻9 कूलम. चार्ज Q इज इनिशियली एट रेस्ट पे R1 से, ठीक है यहाँ तक. द चार्ज Q इज मूव्ड फ्रॉम Q टू न्यू पोजिशन R2 इज दिस, ठीक है. पहले 10 सेंटीमीटर पे था, यानी पहले डिस्टेंस थी 10 × 10⁻2 मीटर. अब आपने इसको शिफ्ट कर दिया, ये डिस्टेंस होगी 15 × 10⁻2 मीटर, और यहाँ पे चार्ज Q यहाँ से यहाँ रिप्लेस हो गया, ठीक है. इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड. अब सवाल ध्यान से समझना, वर्क डन बाय द फील्ड पूछ रहा है. अगर सवाल होता कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो आपका फॉर्मूला क्या लगता, U फाइनल माइनस U इनिशियल. लेकिन वर्क डन बाय द फील्ड का सवाल है, तो आपका आंसर क्या आएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल. पहला लॉजिक तो क्लियर हो गया. और U की वैल्यू क्या होती है एनर्जी की, K Q1 Q2 अपॉन R,
ओके, अब मैं यू इनिशियल और यू फाइनल लिखूं तो वर्क डन बाय द फील्ड इज गिवन बाय यू इनिशियल इज गिवन बाय के क्यू अपॉन इस डिस्टेंस को मैं R1 ले लेता हूँ, R1 माइनस यू फाइनल इज अगेन के क्यू अपॉन R2, तो इट इज के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो के की जगह क्या रखोगे आप 9 इंटू 10⁻⁹, स्मॉल क्यू की जगह क्या रखोगे 5 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल क्यू की जगह 3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1 यानी 1 अपॉन 10 इंटू 10, तो ऊपर आ गया 100 डिवाइडेड बाई 10 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 15। तो अब मैं इसको फिर लिख लूँ 9 5 और 3 5 3 15 एंड 15 9 जो 135, सो इट इज़ 135 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁹ कट गया, ये बच गया 10⁻⁹, और 10⁻100 है तो ये भी बाहर ले लो, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा 100 यानी 10⁻2, अंदर क्या बच गया 1/10 माइनस 1/15, तो 1/10 माइनस 1/15, 10 3 जा 15 2 जा 30, तो इट इज़ 1/30 है ना। तो अब आपको 3 से डिवाइड करके कैलकुलेट करना है, तो 3 4 जा 12 और 3 5 यानी 45 के आसपास आएगा। तो ऑफकोर्स अगर आप ढंग से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता ही, या तो 45 यानी दो ही ऑप्शन बन रहे हैं, सी और डी। सी तो हो नहीं सकता क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा डी, दैट इज 4.5 इंटू 10⁻⁷ जूल्स। क्वेश्चन नंबर 29, ए कार बैटरी इज चार्ज बाई 12 वोल्ट सप्लाई, वोल्टेज आपने दिया इसको 12 वोल्ट, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज यानी एनर्जी इज गिवन बाई 7.2 इंटू 10⁵ जूल्स, द चार्ज पास थ्रू द बैटरी, एनर्जी यानी वर्क, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, V इक्वल टू W अपॉन क्यू, आपको क्यू निकालना है, दैट इज W अपॉन V, W कितना है 7.2 इंटू 10⁵, और V कितना है 12, ठीक है। तो इसको नीचे लिया होगा 10 आ जाएगा, 12 6 जा 72, तो 6 इंटू 10⁴, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 13, ए स्ट्रेट कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ L, mass M is suspended in a horizontal plane by a pair of the flexible string in a magnetic field of magnitude B. To remove the tension in the supporting string, the magnitude of the current in the wire is, अब देखो टेंशन का मतलब ऊपर नीचे का फोर्स सेम हो गया तो टेंशन खत्म हो गई। तो पता है नीचे तो क्या लगेगा वेट mg, ऊपर क्या लगेगा फोर्स, दैट इज गिवन बाई ILB ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो मैग्नेट्यूड ऑफ द करंट निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे बैलेंसिंग पे, ILB इज गिवन बाई mg, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी mg अपॉन LB। तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन सी, दैट इज mg अपॉन LB। क्वेश्चन नंबर 31 को मैंने रिवाइज की कैटेगरी में डाला है, सो इसको बार बार आपको रिवाइज करना है। ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सोलोनॉइड, एक सोलोनॉइड से आप कांस्टेंट करंट फ्लो करते हो, ये आपका सोलोनॉइड है, इससे कांस्टेंट करंट जा रही है। एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इन द सोलोनॉइड अलोंग डिस्क, इसमें एक आपने आयरन रोड डाल दी, ठीक है, आयरन रोड इंसर्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट इंक्रीज। अब बड़ा ध्यान से देखो, जब भी ऐसा सवाल आए ना सबसे पहले ध्यान रखो, पूछ कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इंक्रीज, इनमें से कौन सी चीज इंक्रीज नहीं होगी वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की। अब सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, जब पहले एयर थी तो क्या था μ0 Ni, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा नेक्स्ट B डैश मान लो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी μ0 μr Ni। अब आपने आयरन रोड डाला है तो पक्का है μr इज ग्रेटर देन 1, तो पक्का B डैश इज ग्रेटर देन B, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल नॉट इंक्रीज, गलत हो गया, ये तो इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलोनॉइड, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है B.A, एरिया चेंज नहीं होने B बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो ये भी इंक्रीज होगा, तो ये भी गलत हो गया। रेट ऑफ हीटिंग, रेट ऑफ हीटिंग क्या होता है I²R, और रेट क्या हीटिंग क्या होती है I²RT, रेट ऑफ हीटिंग क्या होता है I²R। करंट चेंज नहीं हो रही, R चेंज नहीं हो रही, तो रेट ऑफ हीटिंग विल नॉट चेंज, इट विल नॉट इंक्रीज, ऑप्शन सी इज ट्रू आंसर। तो अभी से ऑप्शन सी दिख रहा है। अब डी देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलोनॉइड, सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है आपको पता है N∅ इक्वल टू Li, तो L इज गिवन बाई N∅ अपॉन I। अब फाई तो बढ़ ही रहा ना, बिकॉज B इंटू ए, तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑप्शन सी,
ए सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स विद द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। मान लो एक ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स है और यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी सर्किट कनेक्टेड है, उसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ x। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज, जैसे सोर्स की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे द करंट फर्स्ट इंक्रीज, करंट पहले इंक्रीज हो रही है, यानी बेसिकली करंट क्या होगा, I इक्वल टू वी अपॉन जेड। अगर करंट इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज कब होगी, जब इंपिडेंस घटेगा, ये बात समझ में आ गई आपको। एंड देन डिक्रीज, उसके बाद करंट डिक्रीज हो रही है, करंट कब डिक्रीज हो रही है, जब इंपिडेंस इंक्रीज होगा। तो बेसिकली इस सवाल में आप देखो इंपिडेंस बढ़ भी रहा है और इंपिडेंस घट भी रहा है, इसका मतलब पक्का ये तो कॉम्बिनेशन तीनों का होगा, एल सी और आर। बिकॉज एल सी आर सर्किट का आप ग्राफ देखो ध्यान से, तो इंपिडेंस जेड क्या होता है, जेड इज गिवन बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गया। और इसी एल सी आर सर्किट का अगर आप इंपिडेंस का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर आप में से किसी को पता हो तो ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इंपिडेंस सबसे कम होता है, उस इंपिडेंस की वैल्यू क्या होती है, आर, और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ही सर्किट में करंट मैक्सिमम चलती है। ये बात भी तो पता है ना, ये बात भी आपको पता है। तो इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम जा रही है, फिर इन डिक्रीज हो रही है, ये सारा लॉजिक है। तो एल सी आर, तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑप्शन ए, दैट इज एल सी एंड आर। क्वेश्चन नंबर 33, इफ एन ई टॉय एंड एम है देयर यूजुअल मीनिंग, हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E is the basic charge, tau is the relaxation time, m is the mass. Then the resistance of the wire of the length L and area of cross section A is. ध्यान से दो, देखो इसको, आप ओम्स लॉ का जब डेरिवेशन करते थे तब ये लॉजिक आता था। आप क्या लिखते थे, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी की जगह क्या लिखोगे आप, ई ई टोयो अपॉन एम, याद करो, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया आपका, एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टोयो ए अपॉन एम, और आपको निकालना रेजिस्टेंस, तो आई की जगह क्या भरोगे आप, वी अपॉन आर। तो वी अपॉन आर इज गिवन बाय एन ई स्क्वायर ई टोयो ए अपॉन एम, और अब आपको निकालना वी को तो रिप्लेस करना है ना। तो देखो ई क्या होता है, डी वी बाई डी आर, ठीक है। तो वी की जगह क्या लिखूंगा, ई इंटू लेंथ दैट इज गिवन बाई एल अपॉन आर इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टोयो ए अपॉन एम। अब यहाँ पे ई से तो ई कट गया, और आर की वैल्यू आप क्या लिखोगे, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टोयो। तो आर की वैल्यू क्या होगी, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टोयो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 34, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल move in a circular orbit in uniform magnetic field, their speeds are in the ratio, yani velocity of the proton and velocity of the alpha particle is given to us, that is 9/4. The ratio of the radius of their circular orbit, अब हमें निकालना ratio of the rp and r alpha, इनका रेशियो हमें निकालना है। अब देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, mv अपॉन क्यूबी। अब मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा आर प्रोटॉन अपॉन आर अल्फा पार्टिकल इज, आर प्रोटॉन इज मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ द प्रोटॉन नॉट अल्फा पार्टिकल, करेक्शन कर लो यहाँ पे क्योंकि आर पी ऊपर है ना। तो ये लिखोगे मास ऑफ द प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑन द प्रोटॉन, और बी तो सेम में कट जाएगा। आर अल्फा में क्या लिखोगे, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल। अब मैंने आपको लर्न क्या कराया थ्योरी क्लास में, 1 1 का 2, 1 2 का 4, किसके लिए बताया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ये चार्ज का रेशियो है और ये मास का रेशियो है, याद आ गया। तो अब देखो मास का रेशियो देखो, पहले मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ द प्रोटॉन मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, क्या लिखोगे 1/4। फिर वेलोसिटी का रेशियो लिखो, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन एंड वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये कितना गिवन आपको 9/4। उसके बाद किसका रेशियो लिखोगे, चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन द प्रोटॉन, चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन द प्रोटॉन, दैट इज 2:1। ओके, सो 2 2 जा 4, 9 और 4 2 जा 8, 9:8। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। A coil of area 100 centimeter square, area of the coil is given to us 100
सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इस केप्ट एन एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैंने रिवाइज कैटेगरी में डाला क्योंकि ध्यान रखना इस सवाल में आप गलती करोगे। विद द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10⁻⁻1 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0, यानी पहले B1 था और फिर मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0, और कितनी देर में 0 हुआ 10⁻⁴ सेकेंड में। ओके, द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल। अब कॉइल में इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या होता है -N dφ/dt। ये बात तो पता चल गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी -N dφ मतलब फ्लक्स फाइनल और फ्लक्स इनिशियल, φ2 - φ1 अपॉन टाइम दे रखा 10⁻⁴, इस तरह से लिख लेना। अब कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न नहीं दे रखा तो अपन ने 1 ले लिया, तो n की जगह तो 1 लिख लो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। n की जगह आपने लिख लिया 1। φ2, अब ध्यान देखना मैग्नेटिक फील्ड फाई क्या होता है BA cos थीटा, ठीक है। B 0 हो गया तो φ2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0, और टाइम आपको दे रखा 10⁻⁴ सेकेंड। अब φ1 पे सारा खेल टिका हुआ आपका, है ना। अब ध्यान से देखो, ये आपकी अगर मैं कॉइल बनाता हूँ, ये आपकी कॉइल है इस तरह से, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब सवाल वापस पढ़ो। ए कॉइल ऑफ एरिया इज केप्ट एट एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कॉइल है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बना रही है, ये सवाल है। और ये जो एंगल थीटा होता है इस फॉर्मूले में, ये नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, बिकॉज नॉर्मल टू द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। बस यही गलती कर सकते हो, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 60 डिग्री। ये बात समझ में आ गया। तो मैं φ1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, φ1 की वैल्यू कितनी होगी BA cos थीटा। B की जगह मैग्नेटिक फील्ड 1 इनिशियल कितना है 10⁻⁻1, एरिया कितना है 100 इंटू 10⁻⁴, cos थीटा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये बात समझ में आ गया। सॉरी cos 60 इज 1/2, cos 60 इज 1/2, इसको सही कर लो यहाँ तक। अब आगे देखो, सारी वैल्यू पुट करो। E = माइनस तो कहीं है ही नहीं, तो मान लिया वो डायरेक्शन दिखा रहा है, इससे माइनस वन हटा रहे हैं। n की जगह 1 रख रहे हैं, φ2 0 हो गया और माइनस में प्लस हो गया। φ1 10⁻⁻1 और 10⁻⁴, तो कितना हो गया 10⁻⁵। तो 10⁻² इंटू 10⁻⁻5 बेसिकली कितना हो गया 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी किसकी वैल्यू होगी φ1। टाइम कितना दे रखा 10⁻⁻4। तो E = 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा +4, यानी ऊपर बच गया 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 वोल्ट। तो राइट आंसर इज गिवन बाई ऑप्शन सी, दैट इज 5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 36 रिवाइज कैटेगरी का है, तो वापस आपको रिवाइज करना है। ए 50 ओम रेजिस्टेंस 80 मिली हेनरी इंडक्टर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। मान लो आपका LCR सर्किट है, तो ये L है, ये C है और ये R है। R की वैल्यू कितनी है आपकी 50 ओम, और इंडक्टर का L कितना दे रखा आपको 80 मिली हेनरी, यानी 80 इंटू 10⁻³ हेनरी, एंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। और कनेक्टेड किससे कर रखा आपने सीरीज विद 50 हर्ट्ज AC सोर्स। यहाँ पे AC सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपको 50 हर्ट्ज। इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, देखो सोर्स वोल्टेज और करंट सेम फेज में, यानी फेज डिफरेंस जो फाई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस वी ऑल नो वेरी वेल, 10 फाई इज नोन एज द XL माइनस XC अपॉन R। ये बात समझ में आ गया। अब 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10 0 डिग्री इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। 10 0 क्या हो जाएगा साइन 0 अपॉन कोस 0, यानी बेसिकली आप क्या लिखोगे XL माइनस XC इक्वल टू 0, ये XL इक्वल टू XC। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ द C, हमें C की वैल्यू निकालनी है। तो XL को क्या लिखोगे आप ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, और C की वैल्यू निकालनी, C क्या हो गया 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू L। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो C की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर, दैट इज F स्क्वायर, और L की जगह केवल L रख लिया आपने। तो C इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मैंने आपको क्या सिखा रखी 10 लिख लो, इंटू F स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी 50 है तो 50 का स्क्वायर 2500 इंटू L आपको कितना दे रखा है 80 इंटू 10⁻³ तो ऊपर ले जाता हूँ, इसको 10⁻³ कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या क्या मेरी कैलकुलेशंस आ रही है। C इक्वल टू, इसको 3 बार 0 ही लिख लो ना। अब देखो 1 2 3 1
2 3, तो सी की जगह कितना आ गया 1/4 इंटू 250 इंटू 8। ठीक है, अब इसको फिर सोल्व करो। अच्छा, आंसर माइक्रोफेरेड में दे रखे हैं तो बेटर है, ऊपर डायरेक्ट 10⁻6 कर लो, तो ऊपर 10⁻6 अपॉन 25 इंटू 400, 100 इंटू 10 यानी 1000, 1000 में तो 10⁻3 इंटू 8, तो बेसिकली क्या बच गया ये 1000/8। ओके, सो 1000/8। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1000, क्योंकि एक्चुअली मैंने पाई स्क्वायर को 10 ले लिया तो ठीक है, रफली तो आ ही जाएगा। तो रफली कितना आ रहा 1000/8, तो ये तो बेसिकली 125 होता है। तो अप्रोक्सीमेशन लेके चले तो आंसर क्या आ जाएगा 127। तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन बी। फॉर ऑब्जेक्ट W X Y Z ईच विथ चार्ज प्लस Q, सब पे चार्ज रखो आप प्लस Q, आर हेल्ड फिक्स एट द 4 पॉइंट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड स्मॉल d एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ऑब्जेक्ट X एंड Z आर ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी ये d है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी d/2, ये भी कितनी होगी आपकी d/2, and similarly this distance is also d/2 and this distance is also d/2. The electrostatic force exerted by the object W on X electrostatic force exerted by object W on X, W X को रिपेल करेगा इधर है ना, दोनों पॉजिटिव, ये फोर्स है F, तो F की वैल्यू क्या होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर d/2 का होल स्क्वायर, सो इट इज d²/4, 4 ऊपर आ जाएगा, तो बेसिकली कितना हो गया 4KQ² अपॉन d², ये F हो गया। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द W ऑन Z, इक्वेशन 1 ले लो, और W ऑन Z, अब इस पे देखो ये भी रिपेल करेगा, लेकिन यहाँ पे इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, सपोज ये मेरी डिस्टेंस है R, तो ये जो फोर्स है F डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी K Q1 Q2 अपॉन R²। अब R निकालो तो आपका काम हो जाए। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, बेसिकली आप क्या लिखोगे पाइथागोरस से, R इक्वल टू रूट d²/4 प्लस d², ओके, यानी R इक्वल टू रूट 1/4 5/4 d², लेकिन आपको तो R² निकालना, तो R² की वैल्यू कितनी होगी 5/4 d², तो ये वैल्यू आप पुट कर लो कि Q² अपॉन R² की क्या लिखोगे 5d²/4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो F'/F, ये देखो कॉमन क्या आ रहा है KQ²/d², ये सब काट दो, 4 भी कॉमन आ रहा है, तो F' की जगह तो कुछ भी नहीं है, F' कितना हो गया 1/5, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो F' की वैल्यू कितनी होगी F/5, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, टू सोर्सेज ऑफ इक्वल EMF आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों का EMF मान ले E है, दिस कॉम्बिनेशन इज इन टर्न कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सोर्स आर R1 और R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है साहब, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0, देन R इज इक्वल टू, पहले सर्किट बनाओ। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक से ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस है R1 लिख लो, EMF तो E है, दूसरा सेल कुछ भी नहीं रहेगा, सेम पोलरिटी में कनेक्ट कर देते हैं, इसका रेजिस्टेंस R2 लिख लेते हैं, EMF है E, ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इट इज गिवन टू अस, दैट इज कैपिटल R। अब देखो ये कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0, इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है, ये आपको सीन दे रखा है, मैं कहता हूँ इसके अक्रॉस ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। लेट सर्किट में करंट ऐसे चल रही I, तो सबसे पहले I की वैल्यू कितनी होगी आपकी E अपॉन E, नहीं दोनों सेल है ना, तो E और E कितना हो गया 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, ये तो सर्किट में करंट हो गई। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट से इक्वेशन लिख रहा हूँ किरचॉफ की, ए पॉइंट से V है, बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो -E, करंट एंटी क्लॉक चल रही है और मैं इधर चल रहा हूँ उल्टी डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा +I इंटू R2 इक्वल टू VB, और VA माइनस VB 0 है, आपको सवाल में दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस R2 0, यानी VA माइनस VB 0 है, तो व्हाट यू विल से इट विल बी 0 व्हेन E इक्वल टू I R2। इस स्टेप के बाद यहाँ पहुँच जाओगे। नेक्स्ट E इक्वल टू I की जगह क्या लिखोगे 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, और ऊपर एक और क्या आ गया आपके यहाँ पे क्या था
R2, तो यहाँ पे लिख लिया आपने R2, E से E कट गया, तो बेसिकली क्या इक्वेशन आई, R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 2R2, तो R की वैल्यू क्या होगी, R2 माइनस R1, R की वैल्यू क्या होगी, R2 माइनस R1, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। अगर ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो आउटसाइड द मैग्नेट इट ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो क्लोज लूप बन गया। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एट द साउथ, ये बाहर है, इनसाइड द मैग्नेट तो साउथ टू नॉर्थ चलती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। देन ऑप्शन सी, द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये परफेक्टली ट्रू है कि जो भी टेंजेंट डालोगे, दिस टेंजेंट विल द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल टू टेंजेंट विच इज नॉट पॉसिबल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 40, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क। अब देखो, ये आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया इस वायर को, इसका मतलब करंट यहाँ से यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट आ ही नहीं रही, ये सर्किट में काम आ ही नहीं रहा, तो ए और बी के अक्रॉस जब सर्किट बनाओगे तो आर और R2 दोनों किस्मों के सीरीज में, तो नेट आंसर इज गिवन बाई ऑप्शन सी। ए बार, क्वेश्चन नंबर 41, ए बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, ये मान लो साउथ है और ये नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m, साउथ से नॉर्थ। इफ इट इज इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी इनिशियल पोजीशन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड फोर्स, तो टॉर्क का फॉर्मूला तो क्या होगा, एम बी साइन थीटा, बिकॉज एम क्रॉस बी। अब थीटा पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, साइन 0 0, तो टॉर्क तो हो गया 0, एंड टॉर्क की वैल्यू तो कितनी आएगी, 0। अब फोर्स देखो, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंस द फोर्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड नेगेटिव ऑलवेज एक्सपीरियंस द फोर्स अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो नेट फोर्स भी कितना हो गया, 0, तो 41 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, टू चार्जेस 14 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -12 0 0 12 0 0 in an external field which is given by E equal to B upon R square, where B is this electrostatic potential is the configuration। अब बड़ा ध्यान से सुनना, अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 R डिस्टेंस पे रखे हैं तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगता है जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो जहाँ पे चार्ज Q1 रखा वहाँ का वोल्टेज निकालोगे V1, जहाँ पे Q2 रखा वहाँ का वोल्टेज निकालोगे V2, तो नेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, Q1 V1 प्लस Q2 V2। ये बात पता चल गई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वाट K पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आपको V1 और V2 निकालना है। अब V का फॉर्मूला आपको पता है, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, तो यहाँ से dV की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस E इंटू डी आर। वाट इज द वैल्यू ऑफ द E, इट इज गिवन बाई B अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर। अब मुझे वोल्टेज निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दूं, तो व्हाट वी विल से माइनस B इंटीग्रेशन डी आर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप, V इज गिवन बाई माइनस B इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज -1 बाई एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, -1 बाई आर, माइनस माइनस प्लस, तो V इज गिवन बाई B बाई आर। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब आप खुद दिमाग लगाओ, V1 कैसे निकालोगे, V2 कैसे निकालोगे, और R की वैल्यू क्या पुट करोगे। एक सेकंड के लिए मैं आपको पॉज दे रहा हूँ। तो अब देखो, अब मैं पूरी सिचुएशन को वापस डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। दो चार्ज है, एक की वैल्यू है Q1 को मैंने ले लिया 14 माइक्रोकूलम और Q2 को ले लिया मैंने -4 माइक्रोकूलम। R प्लस इसके कोऑर्डिनेट है -12, 0, और इसके कोऑर्डिनेट है 12, 0, ठीक है। और मान लो यहाँ कहीं ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ R1 है और इस डिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ R2 है। ये बात समझ में आ गई आपको।
अच्छा, अभी तो आपको R1 R2 डायरेक्ट दिख रहे हैं 12 सेंटीमीटर समथिंग दिख रहे हैं, लेकिन अगर सवाल में अगर कहीं पे आपको ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, आपको अगर x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, आपको x2 y2 z2, तो आप R1 की वैल्यू कैसे निकालोगे उस सवाल में? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये लॉजिक भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो डायरेक्ट लिख लोगे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर या 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है। तो U इक्वल टू K की जगह में क्या लिखूंगा? 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2। अब देखो ये 14 माइक्रो कूलम है, ये -4 माइक्रो कूलम है, तो मैं लिखूंगा 14 इंटू 10⁻⁻⁶ और माइनस आगे आ जाएगा -4 का, इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन R। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? तो ध्यान से देखो, तो ये 12 और 12 24, तो Q1 Q2 की डिस्टेंस कितनी? 24 सेंटीमीटर, तो 24 इंटू 10⁻⁻² प्लस, अब मैं सेकंड टर्म लिख रहा हूँ Q1 V1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द Q1? Q1 इज गिवन टू अस 14 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू V1 दैट इज B अपॉन R। तो B अपॉन R1 हो जाएगा। तो B की वैल्यू कितनी है? 1.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन R1 दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻²। नेक्स्ट प्लस Q2 इंटू V2। अब Q2 की वैल्यू कितनी है? देखो -4 है, तो मैं इसको प्लस की जगह माइनस से ले लूँ डायरेक्ट यहाँ पे। तो व्हाट वी विल से, दिस इज -4 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड V2 इज B अपॉन R2। तो B की जगह तो वही आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन R2। R2 भी सेम है, ओरिजिन से डिस्टेंस दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻²। अब देखो सबके देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 है, तो 24 बनाना है। तो हम क्या करें, ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 आ गया, 2 ऊपर लगा दो। इसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 आ गया, 2 ऊपर लगा दो, जिससे कि न्यूमरेटर की सिचुएशन सारी सेम हो जाए। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कर लो। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट U इज गिवन बाई 97.9 जूल्स। तो ये मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज 97.9 जूल, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 43, ए 300 ओम रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है 300 ओम, और ये आपका कैपेसिटर है जो कैपेसिटेंस दे रखा है 25/π माइक्रोफेरेड यानी 10⁻⁻⁶ फेरेड, आर कनेक्टेड इन सीरीज। और एसी सोर्स का आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। आपको निकालना करंट इन द सर्किट। अब जब भी करंट वगैरह कुछ पूछते हैं ऐसी के सवाल में तो कुछ भी नहीं दे रखा तो आरएमएस करंट होती है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट IRMS। एक लॉजिक तो आप लोगों को पता चलेगा आपको क्या कैलकुलेट करना है। एंड वी नो वेरी वेल IRMS इज गिवन बाई ERMS अपॉन Z। ये बात भी हमको पता चल गया। ठीक है, ERMS कितना है? जो सप्लाई दे रखी है ERMS है, तो ERMS की वैल्यू तो कितनी आ गई? 200। अब Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं हम लोग? XC। तो नेट इंपीडेंस इस सर्किट की कितनी हो जाएगी? Z इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और XC की वैल्यू क्या होती है? 1/ω/C। ओमेगा क्या होता है? 2π इंटू फ्रिक्वेंसी। तो व्हाट वी विल गेट? रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर इज 1/2πfc का होल स्क्वायर। सो फर्दर वी विल सॉल्व इट। रूट R स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर प्लस 1/2π, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमें? 50 इंटू 50, पॉइंट लगा लो यानी मल्टीप्लाई है। कैपेसिटेंस दैट इज 25/π इंटू 10⁻⁻⁶, इसका पूरे का स्क्वायर है ना, ये ध्यान रखना। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 50 इंटू 2 हो गया 100, और इधर है 10⁻⁻⁶ यानी 10⁻⁶ और 10⁻²,
तो 10⁻⁴, 10⁻⁴ यानी ऊपर आ गया 10⁴ डिवाइडेड बाई 25, तो ये कितना बचेगा 400, यानी पूरा बच कितना हो गया 400, यानी √300² प्लस 400², और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 500। तो जब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे 200/500, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, 0.4 एम्पियर। तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन बी। 44. द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट। अब जब ट्रांसफार्मर हम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो उसकी कोर होती है उसको पहले एक लेयर बनाते हैं, फिर लेमिनेट करते हैं, फिर उसके ऊपर एक और लेयर लगाते हैं, फिर लेमिनेट करते हैं, फिर एक और लेयर लगाते हैं, फिर लेमिनेट करते हैं। वाई डू वी डू दिस? सिंपली टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द एडी करंट। अदरवाइज तो क्या करंट जुड़ती जाएगी, और अदरवाइज एक प्लेट की करंट दूसरी प्लेट की करंट से सेपरेट रहेगी। तो मेन रीजन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द एडी करंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो 45 से 49 असर्शन रीजनिंग के सवाल हैं। पहले 45 पढ़ते हैं। ए नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो फॉल्स है, बिकॉज वी ऑल नो वेरी वेल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये फॉल्स हो गया। ऑन ए नेगेटिव चार्ज ए फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों गलत है। असर्शन फॉल्स, रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46। 46 का द पोल ऑफ ए बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। बिल्कुल सही बात है, कितना भी मैग्नेट को तोड़ो नॉर्थ साउथ कभी सेपरेट नहीं होंगे, तो ये तो ट्रू है। मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल परफेक्ट। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक है, अब हमारे 47 में व्हेन रेडियस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप इज डबल्ड, आर को हमने कर दिया 2r, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स 4 टाइम। मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए, करंट में कोई चेंज नहीं है, तो I इंटू πr², यानी मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो r की जगह 2r कर दिया तो 4r² हो गया, तो 4 टाइम्स हो गया। तो असर्शन तो परफेक्टली ट्रू है। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ द लूप, बिल्कुल सही है, इसी वजह से आंसर आया। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर द 47। नाउ वी मूव टू द 48। 48 assertion, higher the range lower is the resistance and reason is to increase the range of the ammeter additional shunt is added in the series। अब ध्यान से समझना इस सवाल को, काफी अच्छा सवाल है। देखो, एक गैलोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस है सपोज जी, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है IG। अब मैं इसमें I करंट फ्लो करना चाहता हूँ विच I इज ग्रेटर देन IG। ऑफ कोर्स वी ऑल नो वेरी वेल, इस गैलोमीटर के पैरेलल में मुझे एक शंट लगानी पड़ेगी। लेट I से दिस शंट रेजिस्टेंस इज R, इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। यहाँ से मैं करंट I चला रहा हूँ, ऊपर तो करंट वही जाएगी IG, नीचे वाले रास्ते में करंट कितनी जाएगी I माइनस IG, दैट वी नो वेरी वेल। अगर मैं आपसे पूछूं R की क्या वैल्यू होगी, आप लोग ऊपर नीचे का वोल्टेज सेम करोगे, तो ऊपर का वोल्टेज कितना हो गया IG इंटू जी, नीचे का वोल्टेज कितना हो गया R इंटू I माइनस IG। यहाँ से आपकी R की वैल्यू क्या हो गई IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, हायर द रेंज, आपको रेंज हाई करनी है, यानी करंट I बढ़ानी है। मान लो मुझे I को करना है I डैश, और ऑफ कोर्स जो I डैश है वो I डैश की वैल्यू I से ज़्यादा है, तभी तो हायर द रेंज हो गई। ये बात समझ में आ गया। तो जो नया रेजिस्टेंस लगेगा, सपोज मैं कहता हूँ ये सिचुएशन है जी, अब नया रेजिस्टेंस मेरा लग रहा है R डैश, और यहाँ से करंट I की जगह मैंने डाली I डैश। ऊपर तो IG जाएगी, फुल स्केल करंट, वो तो चेंज नहीं हो नहीं सकती। तो R डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे? R डैश की वैल्यू लिखेंगे हम लोग IG इंटू जी, उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, अपॉन I डैश माइनस IG। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपको पता चल रहा है I डैश की वैल्यू I से ज़्यादा है, ये I डैश है, I है, तो पक्का है R डैश की वैल्यू R से कम होगी। ये लॉजिक समझ में आ गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करूँ आपके लिए मैं, इसको देखो आप, और एक इसको देखो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं अपन लोग, है ना। तो अगर मैं आपसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करूं, तो इस सिचुएशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है GR अपॉन G प्लस R,
और इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, जी आर डैश अपॉन जी प्लस आर डैश। ये लॉजिक पता चल गया। थोड़ा और इजी कर दूँ आपको, अगर आर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, यहाँ क्या मिल गया आपको, जी अपॉन जी बाई आर प्लस 1, और यहाँ पे आर डैश से डिवाइड कर दे क्या हो गया, जी अपॉन जी बाई आर डैश प्लस 1। ध्यान से देखना, आर डैश की वैल्यू आर से कम है, तो अगर मैं कहता हूँ ये एक्स है और ये मेरा एक्स डैश है, एक बात आपको क्लियर हो गई, एक्स डैश की वैल्यू तो एक्स से कम होगी ना, यानी जैसे आपने रेंज हाई की, लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, अब एक्स डैश की वैल्यू कम होगी तो ऑफ कोर्स लोअर ही है, तो असर्शन तो मेरा ट्रू हो गया। ये बात आपको समझ में आई नहीं? बड़ा ध्यान से एक बार इसको आप पॉज करो और समझो वापस। अब हम रीजन की बात देखते हैं। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर, एमीटर रेंज हम बढ़ा ही रहे हैं वैसे भी, एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज टू इट। एडिशनल शंट इज, अब देखो ध्यान से देखना, बेसिकली जी तो वही था, अगर आपने रेंज बढ़ाई तो आर को आपने आर डैश कर दिया, और आर डैश की वैल्यू आर से कम हो रही है, आर डैश की वैल्यू आर से कम हो रही है। ये लॉजिक समझ में आ गया? तो आर डैश की वैल्यू आर से कब कम होगी, जब इस आर के पैरेलल में कोई ना कोई शंट लगा दोगे, तभी तो दोनों मिलकर कम हो जाएंगे। तो टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर, एडिशनल शंट इज एडेड इन द सीरीज। सीरीज में थोड़ा करोगे, पैरेलल में करोगे ना, ये तो पहले में लगाया आपने, तो रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो कौन सा आंसर आएगा, देखो, assertion is true and reason is false, option C. So right answer of this problem is given by, that is, just a second, option C is the correct answer of this problem. Okay, चलो अब आगे चलते हैं। 49, a step up transformer cannot be used as step down transformer। हाँ, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हो, ट्रू, क्योंकि स्टेप अप के अंदर क्या होता है, जो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ऑफ कोर्स, और स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड, बिल्कुल परफेक्टली ट्रू है। ए ट्रांसफार्मर वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन, ये गलत हो गया। ट्रांसफार्मर वन डायरेक्शन में तो वर्क करता है, ट्रांसफार्मर तब वर्क करेगा जब दोनों डायरेक्शन में करंट चले, अदरवाइज तो चल ही नहीं पाएगा, वो तो डीसी का सवाल हो गया। तो असर्शन ट्रांसफार्मर वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन, दिस इज द फॉल्स। सो 49 में क्या होगा, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो अगेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 49 का हम लोग आंसर लिखेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 49। ठीक है। इक्विपोटेंशियल एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो। अब देखो, सपोज यहाँ पे खूब सारे चार्ज रखे हैं, उनका टोटल सम जीरो नहीं, यानी क्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है, जैसे कलेक्शन ऑफ चार्ज से दूर जाते हो तो ये जो पॉइंट चार्ज बिहेव करने लग जाएगा पूरा सिस्टम, और पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेयर। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। 4 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और प्लस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2l, इस स्क्वायर की साइड आपकी 2l। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना ए पॉइंट पे। देखो, तो इस प्लस क्यू की वजह से मैं पोटेंशियल लिखूंगा v इक्वल टू के क्यू बाई आर, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का लफड़ा ही नहीं है, तो के क्यू अपॉन आर की जगह डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की l, और इस क्यू की वजह से भी सेम होगा के क्यू अपॉन एल, तो इसको मैं 2 कर लूँ प्लस। अब इसकी डिस्टेंस निकालो पहले, ये डिस्टेंस है 2l और ये डिस्टेंस है l, तो पाइथागोरस लगाओगे, रूट 2l का स्क्वायर यानी 4l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यानी रूट 5l स्क्वायर यानी l रूट 5, और जो डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस इसकी, और नेगेटिव और आएगा क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस लिख दो आप लोग, तो इट इज़ गिवन माइनस, और 2 टाइम्स कर देते हैं ना, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी l रूट 5। अब देखो यहाँ पे 1 इसको ये पूरा के ही है ना, इस ये भी के है, ये भी के है और ये भी के है, इसी फॉर्मेट में सेट करते हैं अपन लोग। तो v इक्वल टू के ले लिया, 2q अपॉन l ले लिया, तो 2kq अपॉन l 1 माइनस 2kq अपॉन l 1 अपॉन रूट 5, तो 2kq अपॉन l 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5, ऑप्शन ए। ये भी नहीं, 2kq, हाँ अपॉन l 1 माइनस, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो केस स्टडी क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट वाज सेटअप, एक वैल्यू लिख लो इसका, विद द सर्किट डायग्राम शोइंग द फिगर R1 इक्वल टू 10 ओम,
R2 एंड R3 इनकी वैल्यू है 5 ओम, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, और R इक्वल टू 0, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ये आपका 5 वोल्ट है ना। तो अगले पेज पे जाना पड़ेगा इसके सवाल के लिए। द पॉइंट्स विद द सेम पोटेंशियल, सेम पॉइंट के वोल्टेज वाले पॉइंट कौन कौन से, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। मैं इसको थोड़ा डायग्राम को अगले पेज पे ले लेता हूँ, वो बेटर रहेगा। द पॉइंट्स विद द सेम पोटेंशियल, देखो H, G, F, J, ये सारे सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो B, C, D ये तो हो नहीं सकता, F, H और J ये सेम पोटेंशियल पे है, D, E, F ये किसी कीमत पे नहीं हो सकते, A, B, J ये भी नहीं हो सकते, तो ऑप्शन बी इज द ट्रू आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 53। करंट थ्रू द ब्रांच BG, इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, अब देखो ध्यान से 5 वोल्ट है, और इधर भी 10 ओम है, इधर भी 10 ओम है ना। तो टोटल सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R नेट, ये 5 और 5 10, और ये 10 और 10 5 पहले में ना 5, तो नेट सर्किट में करंट कितनी होगी, I इक्वल टू V/R 5/5, यानी नेट करंट यहाँ से चल रही है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर नेट करंट चल रही है, तो ये नेट करंट इन दोनों में स्प्लिट हो जाएगी हाफ हाफ, तो सर्किट में करंट थ्रू द ब्रांच BG कितना हो जाएगा, हाफ एम्पियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 54, द पावर डिसिपेटेड इन R1, R1 में कितनी पावर डिसिपेटेड होगी, I² R1। अब देखो ये R1 है, इसमें करंट कितनी जा रही थी, BG में हमारा आंसर आया था 1/2 है ना, तो I² यानी 1/4 इंटू R1 इज 10, यानी 10/4, 10/4 मीन्स 5/2, 5/2 मीन्स 2.5 वोल्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा 54 का, ऑप्शन बी। अब हम जाते हैं 55, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, ये मेरा R3 है, R3 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू R, I तो वही है, टोटल करंट 1 थी, तो I तो कितने हो गया 1/2 इंटू R कितना है 5, तो 5/2 यानी 2.5 वोल्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।